हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। यहाँ पे बेटा हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं वेयर हाउसिंग चैप्टर जो है हमारा, उसका रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन हमारा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रिवीजन बुकलेट आपके पास नहीं है तो आप icleak.com से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो वेयर हाउसिंग बेटा, गुड्स हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। बाहर से हमारे गुड्स आए हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपने गुड्स को। हमारे पास जगह नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि हम कहाँ पे अपने गुड्स को रखें, या फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अभी सारी कस्टम्स ड्यूटी पे कर पाए, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। आप क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस में आप चाहें तो आपके गुड्स क्या कर सकते हैं, आप वेयर हाउस में रख सकते हैं, वेयर हाउस में रख सकते हैं। और जब आप क्लियर करोगे उस टाइम आप ड्यूटी पे करो और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप गुड्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ेंगे वेयर हाउसिंग के प्रोविजन। अगर यहाँ पे द इंपोर्टेड गुड्स आफ्टर लैंडिंग में बी अलाउड टू बी रिमूव टू वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जब आप वेयर हाउस में गुड्स रख रहे हो उस टाइम कोई कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। जब आप क्लियर करोगे उस टाइम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने गुड्स बहुत सारे इंपोर्ट क्यों किया, आप पूछोगे। हो सकता है कि आपको फ्रेट इकोनॉमिकल पड़ रही होगी तो आपने उतनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर ली, बट यहाँ पे आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप कस्टम ड्यूटी अभी पे कर पाओ। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जितना जितना रिक्वायर्ड है आप उतना उतना भी क्लियर कर सकते हो। ड्यूटी इज पेड एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस में आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी पे कर सकते हो। अब ये फैसिलिटी यूज करने के लिए इंपोर्टर को क्या कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे क्या पे करनी पड़ेगी, तो उसको बाइंड करना पड़ेगा अपने आप को, क्या himself to pay to the government a sum equal to thrice the amount of duty determined। उसको एक बॉन्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कितने अमाउंट का, thrice the amount of total duty determined along with the surety security। जैसे भी रिक्वायर्ड होगी वो सिक्योरिटी श्योरिटी के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा अपना एक बॉन्ड यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा और उसको अग्री करना पड़ेगा कि भाई मैं ड्यूटी पे करूंगा जब मैं गुड्स क्लियर करूंगा वेयर हाउस से, ठीक है। उस टाइम पे मुझे क्या करूंगा, मैं उस टाइम पे ड्यूटी पे करूंगा। जो इंपोर्टर को अपने कुछ वेयर हाउस करने हैं, सबसे पहले यहाँ पे वो क्या करेगा, फाइल करेगा एक इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउसिंग के लिए क्या करेगा, एक इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वो फाइल करेगा यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड एक यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। वो जो बॉन्ड किस लिए एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे टू कवर द रिस्क ऑफ जो भी कस्टम ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी की। बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद इंपोर्टर को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया इंपोर्टर ने, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको परमिट करेगा, ठीक है भाई आप बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के गुड्स को डिपॉजिट कर दो वेयर हाउस में। तो क्या किया आपने, आपके गुड्स आए, आपने क्या किया यहाँ पे बेटा, सबसे पहले आपने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे फाइल किया है, ठीक है। आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, श्योरिटी सिक्योरिटी जो भी रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे दी है। और उसके साथ साथ क्या हुआ है, यहाँ पे ऑफिसर को लगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑफिसर क्या कर देगा, आपका यहाँ पे अलाउ कर देगा कि ठीक है आप गुड्स को डिपॉजिट कर दो वेयर हाउस में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इंपोर्टर को जब गुड्स क्लियर करने तब उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री उसको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। ड्यूटी वो पे करेगा और उसके बाद ऑफिसर पास कर देगा क्या, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस से उसके बाद ऑफिसर यहाँ पे ऑर्डर क्या पास कर देगा, ठीक है भाई आप क्या कर सकते हो, आपने ड्यूटी पे कर दी, आप गुड्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक डिस्कशन हुआ। अब देखेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ वेयर हाउस होते हैं, तीन, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस, ये तीनों भी क्या है, साइट या बिल्डिंग है बेटा जो कि लाइसेंस करता है कौन, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम यहाँ पे, या कमिश्नर ऑफ कस्टम जो साइट या बिल्डिंग को लाइसेंस किया कि भाई ये पब्लिक वेयर हाउस रहेंगे, ये प्राइवेट रहेंगे, ये स्पेशल वेयर हाउस रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले पब्लिक वेयर हाउस की बात करेंगे। पब्लिक वेयर हाउस में ड्यूटीएबल गुड्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ड्यूटीएबल गुड्स डिपॉजिट कर सकते हो। प्राइवेट वेयर हाउस में ड्यूटीएबल गुड्स किसके इंपोर्ट किया है, जो लाइसेंसी ने उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या रहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों भी वेयर हाउस जो है बेटा रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल में रहते हैं। कस्टम ऑफिसर के पास ऐसे वो ताला वाला यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, उसके पास रिकॉर्ड के बेसिस पे, रिकॉर्ड्स पे कंट्रोल होता है। स्पेशल वेयर हाउस में जो ड्यूटीएबल गुड्स नोटिफाई करे सीबीआईसी ने जो ड्यूटीएबल गुड्स नोटिफाई किए वो वहां डिपॉजिट कर सकते हैं। और वो किसके कंट्रोल में रहेगा, इट रिमेन्स अंडर फिजिकल रिकॉर्ड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर अंडर द कस्टम्स लॉ में रहेंगे। तो तीन टाइप के वेयर हाउसेज है, पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल वेयर हाउसेज हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो लाइसेंस मिला है क्या वो कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल। आपने कॉन्ट्रावेन किया कोई भी प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स लॉ तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, यहाँ पे लाइसेंस जो आपको दिया गया है वो कैंसिल किया जा सकता है। सो लाइसेंस कैन बी कैंसिल अगर लाइसेंस ही क्या करता है, कॉन्ट्रावेन करता है एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कस्टम लॉ, या ब्रीच करता है कोई भी कस्टम यहाँ पे कंडीशंस लाइसेंस की, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। लाइसेंसी को एक ऑब्वियसली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी ही है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। जब तक पेंडेंसी चल रही है बेटा यहाँ पे कैंसिलेशन की, तो ऑपरेशन जो भी है वेयर हाउस के वो सस्पेंड हो जाएंगे, और सस्पेंशन के टाइम पे, यहाँ पे सस्पेंशन के टाइम पे क्या होगा, कोई भी नए गुड्स आप डिपॉजिट नहीं कर सकते वेयर हाउस में। जो गुड्स है वो वहां पे आपके ठीक है अभी है, वो वेयर हाउसिंग प्रोविजन से गवर्न होंगे, बट कोई भी नए गुड्स आप यहाँ पे वेयर हाउस में डिपॉजिट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जहां लाइसेंस आपका कैंसिल हुआ, जो गुड्स वेयर हाउस थे आपके, उसको आप क्या करोगे भाई, दूसरे वेयर हाउस में लेके जाओगे, रिमूव करोगे इस वेयर हाउस से, दूसरे वेयर हाउस में लेके जाओगे, या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करोगे, या होम कंजम्पशन के लिए यहाँ पे क्लियर करोगे जब भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और आपको गुड्स कितने दिन में रिमूव करने, 7 डेज के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर आपके गुड्स रिमूव हो जाने चाहिए। ठीक है, वेयर हाउसिंग बॉन्ड। अब यहाँ पे जो इंपोर्टर यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, उसने क्या करना है, इंपोर्टर को फर्निश करना है भाई बॉन्ड। हमारी बात हुई है ऑलरेडी। ठीक है, 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं भाई, एक स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के हिसाब से हो सकता है, या कोई जनरल बॉन्ड भी ऑफिसर आपको परमिट कर सकता है। सो इंपोर्टर को क्या करना है, ही हैज टू फर्निश वेयर हाउसिंग बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी फॉर वेयर हाउसिंग गुड्स और फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्टर क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पे वेयर हाउस में गुड्स रख सकता है, उसको बॉन्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर कंसाइनमेंट बॉन्ड कर रहा है तो वो कितना करना है, उसको थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी असेस्ड, जो भी ड्यूटी उसका असेस रहेगा उसके थ्राइस अमाउंट का क्या करना है, उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है स्पेसिफिक कंसाइनमेंट वाइज किया। या उसको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे एसीडीसी ने परमिशन दी तो एक जनरल बॉन्ड भी कर सकता है। वो जनरल बॉन्ड ACDC में परमिट इंपोर्टर टू एग्जीक्यूट जनरल बॉन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स वेयर हाउस्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो किस बेसिस पे करेगा, ACDC देखेगा अच्छा भाई पिछले पीरियड में आपका कितना इंपोर्ट है, आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पे इंपोर्ट्स आगे के पीरियड में क्या है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, उसके बेसिस पे ऑफिसर आपको बताएगा, और आप एक जनरल बॉन्ड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है, सो ये हुई वेयर हाउसिंग बॉन्ड की बात। नाउ पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन वेयर हाउस। अब आपके गुड्स वेयर हाउस में आ गए, आपके गुड्स वेयर हाउस में आने के बाद कितने पीरियड तक के आपके गुड्स वेयर हाउस में रह सकते हैं। सो गुड्स को किसके लिए भाई, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ गुड्स में वेयर हाउस इज गिवन हियर। गुड्स फॉर यूज इन एनी 100% EOU, EHTP, STP warehouse where manufacture और other operations are permitted। तो गुड्स आए हैं, इंपोर्ट जो हुए वो किसके लिए आए हैं, 100% EOU के लिए आए, अच्छा, EHTP के लिए आए, ओके, STP के लिए आए, अच्छा, या मैन्युफैक्चरिंग या अदर ऑपरेशन जो सेक्शन 65 में परमिट है उसके लिए आए, और कैपिटल गुड्स है, तो टाइम क्या है, तब तक वो गुड्स को रख सकते हैं आप वेयर हाउस में, टिल द क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। कोई दिक्कत ही नहीं है, रखो, क्लियरेंस तक के रखो, इन लोगों के यूज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक रखना है तब तक रखो। अदर गुड्स है, अदर देन कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे बेटा इनपुट्स है, उस केस में टिल द कंजम्पशन और क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब तक रखना है तब तक रखो, टिल कंजम्पशन टिल क्लियरेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा गुड्स अदर देन वन अबव, मतलब 100% EOU EHTP की बात नहीं हो रही, अपन जैसे लोगों की बात हो रही है, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया यहाँ पे, उस केस में यहाँ पे टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस। जिस दिन ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था गुड्स को डिपॉजिट करने के लिए वेयर हाउस में, वहां से 1 साल, कहां से 1 साल, ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस से 1 साल तक के क्या रख सकते हैं आप, गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हो, आप गुड्स को वेयर हाउस में बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है, अब तो ये आप कब तक गुड्स में रख सकते हो उसकी बात हुई। अब क्या इंटरेस्ट के प्रोविजंस कैसे हैं वो देखेंगे। अगर आपके कैपिटल गुड्स है या कोई भी गुड्स है, किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट वाले 100% EOU के यूज के लिए, EHTP STP वेयर हाउस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग या अदर ऑपरेशंस परमिटेड है उनकी बात है, तो उनके केस में कोई इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं है फॉर द पीरियड दैट गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस। उनको तो अनलिमिटेड टाइम दिया हुआ है, जब तक रखना है तब तक रखो, उनके केस में कोई इंटरेस्ट नहीं, जब तक रखना है तब तक रखो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके अलावा की बात करें हम, तो उसके अलावा की अदर देन वन अबव की बात करें तो इंटरेस्ट विल बी पेएबल इफ गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस बियॉन्ड 90 डेज। कितने दिन की बात होगी, 90 डेज, कब से, फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस अंडर सेक्शन 60 में। ठीक है, सो इंटरेस्ट यहाँ पे 90 डेज के बाद लगेगा, कब से, फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर, जिस दिन डिपॉजिट का ऑर्डर दिया है वेयर हाउस में, ऑफिसर ने डिपॉजिट का ऑर्डर दिया है, तब से 90 डेज, तब से क्या बेटा, तब से 90 डेज तक के तो आपको इंटरेस्ट फ्री अलाउड है, उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल, किस अमाउंट पे, 15% तो लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा,
ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, जितने भी ड्यूटी है, 1 लाख रुपए ड्यूटी पेबल आई आपकी क्लियरेंस ऑफ ड्यूटी गुड्स पे, तो उस ड्यूटी पे 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। पीरियड फॉर विच इज इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 90 days टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द वेयर हाउस गुड्स। जब वो 90 days एक्सपायर हुए उसके बाद से लेके जब तक आप ड्यूटी पे करते हो तब तक है। आप बोलोगे मैम 1 year अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। वेयर हाउस में गुड्स 1 year रख सकते हो। इंटरेस्ट फ्री पीरियड 90 days, 90 days के बाद इंटरेस्ट लगेगा, कितना? 15% पर एनम, ठीक है। किसको? अदर देन ईओयू, एचटीपी, एसटीपी वगैरह, इन लोगों के अलावा की बात हो रही है, ठीक है। जिनका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वगैरह है उनको भी छोड़ दो, ये 4 लोगों को आप छोड़ दो। इनके अलावा जिसने भी इंपोर्ट किया है 1 year रख सकता है, बट 90 days इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। आगे बढ़ेंगे। द बोर्ड में वेव द इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल केसेस बाय एडहॉक ऑर्डर और बाय नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ गुड्स। बोर्ड को लगता है कि भाई किस केस में क्या करना है, यहाँ पे हमको इंटरेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है। इंडिविजुअल केस में उनको लगता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, तो बोर्ड के पास पावर है, वो बिल्कुल वेव कर सकता है आपको इंटरेस्ट को। और बोर्ड ये भी नोटिफाई कर सकता है किस क्लास ऑफ गुड्स पे यहाँ पे इंटरेस्ट जो रहेगा कब से रहेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस। बोर्ड के पास ये भी पावर है, वो बता सकता है भाई इन गुड्स पे इंटरेस्ट कब से लगेगा, जब से डिपॉजिट किया तब से भी लग सकता है, जिस दिन से ऑर्डर दिया डिपॉजिट का तब से भी लग सकता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट के प्रोविजन हुए। आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन इन रिलेशन टू गुड्स इन अ वेयर हाउस। आप जो इंपोर्ट करके गुड्स लेकर के आए हो, क्या आप कर सकते हो उसमें कुछ वेयर हाउस के अंदर कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग या कुछ यहाँ पे अदर ऑपरेशंस कर सकते हो? क्या ये परमिटेड है? बिल्कुल परमिटेड है। यहाँ पे द ओनर ऑफ वेयर हाउस गुड्स में कैरी ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अदर ऑपरेशन इन रिलेशन टू वेयर हाउस गुड्स। तो यहाँ पे जो गुड्स वो यहाँ पे इंपोर्ट करके ले आया है, वो ओनर क्या कर सकता है? भाई उसके गुड्स है, उसको जो करना है करे। मैन्युफैक्चरिंग अदर ऑपरेशन करना है, बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसने किया, उसके बाद वो गुड्स के साथ क्या कर सकता है? गुड्स को या तो एक्सपोर्ट करेगा या क्लियर करेगा होम कंजम्पशन के लिए। या तो गुड्स को एक्सपोर्ट कर देगा बेटा आउट ऑफ इंडिया, वहीं पे उसने लाया मैन्युफैक्चर वेयर हाउस में ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया या क्लियर कर सकता है होम कंजम्पशन में, दोनों भी ऑप्शन है। ड्यूटी आपकी पूरी तरह से रेमिट हो जाएगी अगर गुड्स जो रिजल्ट हुए ऑपरेशन से वो एक्सपोर्ट हो गए। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कर दिया आपने गुड्स को, तो उस केस में आपकी जो भी इंपोर्ट ड्यूटी थी, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी जो भी थी, इफ एनी आर पेएबल ओनली इफ द रिजल्टेंट एंड इंपोर्टेड गुड्स आर क्लियर्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। नहीं, इंटरेस्ट, ड्यूटी, पेनल्टी आपकी जो रहेगी अगर आपने एक्सपोर्ट किया था तो पूरी रेमिट हो जाएगी, बट ये पेएबल कब रहेगी? इफ रिजल्टेंट गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स आर क्लियर्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट में यहां होम कंजम्पशन के लिए आपके गुड्स आए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी लगेगी अगर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन है। एक्सपोर्ट किया तो बढ़िया है, सब कुछ रेमिट हो जाएगा आपका, आपकी सारी ड्यूटीज क्या हो जाएगी? रेमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्लियर कर रहे हो गुड्स को फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन को, इट definitely falls under supply and would be liable to tax under section 9 of CGST Act or section 5 of IGST Act depending upon whether the supply is an intrastate or interstate। obviously अगर आप क्लियर कर रहे हो वेयर हाउस से यहाँ पे गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, इट स्क्वायरली फॉल्स अंडर सप्लाई, और क्या लग जाएगा? आपका जीएसटी बिल्कुल लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। अब आपने गुड्स क्या कर दिए भाई? रिमूव करना है वेयर हाउस से। तो गुड्स का रिमूवल वेयर हाउस से किस चीज की, कैसे, किन कारणों से होगा? सिर्फ 3 तरीके से रिमूव होते हैं बेटा। या तो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस जाएंगे, या क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन होगा, या क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट होगा, और कुछ नहीं होगा। क्या करोगे भाई? गुड्स को या तो इस वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, या क्लियर करोगे आप होम कंजम्पशन के लिए, या एक्सपोर्ट कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे। ये 3 तरीकों से आपके गुड्स क्या हो सकते हैं? रिमूव हो सकते हैं वेयर हाउस में, वेयर हाउस से। इन केस ऑफ वॉलेटाइल गुड्स एक अलाउंस दिया हुआ है भाई, आपके जो गुड्स है हो सकता है उसमें कुछ नॉर्मल लॉस होता हो, तो वेयर हाउस गुड्स जो नॉर्मल लॉस हो सकता है या ओइंग टू वोलेटिलिटी ऑफ सच गुड्स एंड मैनर ऑफ स्टोरेज, उस केस में ना इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वेयर हाउस कीपर को बोला जा सकता है कि भाई आप ड्यूटी बर्डन करो, दोनों को भी नहीं बोला जा सकता। उस केस में क्या होगा? गुड्स के डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे वेयर हाउस से अगर लगा कि डेफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस, नेचुरल लॉस हो गया है, तो एसीडीसी क्या कर सकता है? रेमिट कर सकता है ड्यूटी ऑन सच डेफिशिएंसी। तो इंपोर्टर बोलेगा मैं भी ड्यूटी क्यों पे करूं यहाँ पे, ठीक है, वेयर हाउस कीपर भी नहीं पे करेगा, तो उस केस में क्या करेगा? एसीडीसी रेमिट कर सकता है आपकी यहाँ पे ड्यूटी।
इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। अब वेयर हाउस गुड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं हमने देखा था, तीन ही तरीके हैं यहाँ पे। यहाँ सेक्शन 67 टू 69 में दिया हुआ है जो, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, या एक्सपोर्ट, या क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, यही तरीके हो सकते हैं। सो वेयर हाउस गुड्स कैन बी रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस ओनली इन सिचुएशन स्टिपुलेटेड अंडर 67 टू 69। इट फॉलोज दैट वेयर हाउस गुड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड अदरवाइज। उसके अलावा किसी भी तरीके से वेयर हाउस गुड्स को रिमूव नहीं किया जा सकता है। Section 71-72 provides for prohibition and penal action thereon. 71 provides for removal of the warehouse goods out of warehouse except on clearance for home consumption, export or removal to another warehouse as provided by the Custom Act. Section 71 क्या बोलता है कि भाई इन तीन तरीकों के अलावा किसी भी तरीके से गुड्स वेयरहाउस से यहाँ पे आप रिमूव नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सेक्शन 72 क्या बोलता है, एनुमरेट्स द केसेस वेयर ऑफिसर में डिमांड, ऑफिसर क्या डिमांड करेगा आपसे, फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल ऑन द गुड्स along with interest, fine, penalty payable in respect of such goods. The owner of warehouse goods is required to forth pay the same. और सेक्शन 72 क्या बोलता है कि भाई ऑफिसर आपसे मांग सकता है जो भी ड्यूटी है, इंटरेस्ट है, फाइन है, पेनल्टी है, और ओनर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। देखते हैं क्या केसेस दिए 72 में, कि अगर वेयर हाउस गुड्स को आपने रिमूव किया फ्रॉम वेयर हाउस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 71 में क्या लिखा हुआ है कि भाई वो जो तीन तरीके हैं उसके अलावा किसी भी तरीके से रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, वो तीन तरीके हैं उसके अलावा किसी भी तरह रिमूव नहीं हो सकता। या वेयर हाउस गुड्स जो है have not been removed from warehouse at the expiry of the period during which such goods are permitted under section 61 to remain in the warehouse. आपको परमिशन दी थी भाई कि इतने दिन वेयर हाउस में गुड्स रहना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ से वेयर हाउस से गुड्स हटाने 1 साल बाद, आपने नहीं किया, आपने यहाँ से रिमूव नहीं किया वेयर हाउस से। और थर्ड, वेयर एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बॉन्ड आपने एग्जीक्यूट किया था and which has not been cleared for home consumption or export are not duly accounted to the satisfaction of proper officer. proper officer satisfied नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था पर गुड्स ना तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुए ना एक्सपोर्ट के लिए अकाउंट फॉर हुए, जो भी ऑफिसर के सेटिस्फेक्शन है उस पर। तो ये तीनों भी केसेस पे क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस, और ऑफिसर आपसे ड्यूटी मांगेगा। ये केसेस क्या है, किस चीज के, इम्प्रॉपर रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस बोला जाता है, इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। और इस केस में ऑफिसर आपसे फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी जो भी है वो मांगेगा और ओनर को वो पे करना पड़ेगा। अगर ओनर फेल्स टू पे ड्यूटी चार्जेबल ऑन द गुड्स वेयर हाउस टुगेदर विद इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, उस केस में क्या होगा, अब ओनर ने पे ही नहीं किया तो ऑफिसर क्या कर सकता है भैया, वो गुड्स को डिटेन कर सकता है और बेच सकता है। जितने गुड्स उसको लगते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे को इतने गुड्स बेचने पड़ेंगे, तो ऑफिसर क्या कर सकता है, आपके गुड्स को बिल्कुल डिटेन करके बेच सकता है उतने पोर्शन को, और जितना ऑफिसर को ठीक लगे। और बट ऑफिसर को वो करने के पहले ओनर को क्या देना पड़ेगा बेटा, एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, नोटिस देने पड़ेगा कि भाई मैं ये वाला एक्शन लेने वाला हूं, यहाँ पे आप ड्यूटी पे कर दो, नहीं तो मैं ये एक्शन लेने वाला हूं। ठीक है, सो दीज वे द 3 केसेस ऑफ इम्प्रॉपर रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस। यहाँ पे आप गुड्स को रिमूव कर रहे हो, इम्प्रॉपर रिमूवल बोला जाता है। और इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ओनर को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी। नहीं करता है तो ऑफिसर क्या करेगा, डिटेन करके बेच देगा बेटा आपके गुड्स को। ठीक है, सो बेटा ये था, बहुत हमने शॉर्ट में फटाफट पढ़े, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने वेयर हाउसिंग चैप्टर से रिलेटेड पढ़ी। एंड यहाँ पे हम हमारा ये इस चैप्टर का रिविजन कंप्लीट करते हैं बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।